उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर आज बीजेपी का ये मंथन चल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पीएम मोदी ने संबोधित भी किया। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें सभी चुनावी राज्यों के सीएम को बोलने का मौका दिया गया। तो उसी का फायदा उठाते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की नीतियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने भी बैठक को संबोधित किया और बैठक में कोरोना काल में मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ की गई। जल्द ही 5 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी राजधानी दिल्ली में और उसमें पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, सब बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन सभी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज ये बैठक हुई और पीएम मोदी ने भी यहां पर मौजूद सारे बीजेपी के नेताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण संपूर्ण यूरोप की आबादी लगभग 75 करोड़ है, 750 मिलियन है पूरा यूरोप की। और भारत में प्रधानमंत्री जी ने 2020 मई से अब की छठ पर्व तक 2021 नवंबर तक मनुष्य इतिहास में सबसे बड़ा फूड प्रोग्राम चलाई। इस प्रकार की व्यवस्था के कारण आज देश की अर्थनीति पुनः पटरी पे आने लगा है। किसानों के बारे में अनेक लोग अनेक बात कह रहे हैं, लेकिन मैं तथ्यों के आधार पे कहूं, जब 2014 में हम लोग जिम्मेवारी संभाले, किसानों के खाते में सिर्फ 23,000 करोड़ रुपया की व्यय की व्यवस्था थी बजट में। अभी अभी वित्त मंत्री जी ने जो पिछले बार बजट स्थापित किया, वो एक्सपेंडिचर अमाउंट, व्यय की व्यवस्था 1,23,000 करोड़ तक पहुंची है। चलिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी नीरज पांडे के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं बुलेटिन में। नीरज, आज बीजेपी की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की हाइलाइट्स क्या रही, क्या बड़े मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई? देखिए, 4 प्रमुख मुद्दे हैं इसमें। सबसे बड़ी चीज़ है कोरोना और कोरोना काल के दौरान भारतीय केंद्र सरकार ने जो वैक्सीन का इजाद किया और 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, 100 करोड़ से ज़्यादा डोज वैक्सीनेशन के हो गए। इस पर ये सबसे बड़ा इशू रहा और इसको लेकर प्रधानमंत्री को पार्टी की तरफ से धन्यवाद भी दिया गया और आगे भविष्य में जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस पर जो है बधाई भी दी गई। दूसरी जो सबसे बड़ा विषय रहा वो पश्चिम बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल के वायलेंस को आज की बैठक में बहुत प्रमुखता से उठाया गया। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है वो है उत्तर प्रदेश समेत जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर इसीलिए जो मुख्यमंत्री थे, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे प्रमोद सावंत, इन सबको आज की कार्यकारिणी में बोलने का मौका दिया गया और बाकायदा योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक प्रस्ताव पेश कराया गया। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की यहाँ पर का जिक्र किया, प्लस केंद्र सरकार के सहयोग का जिक्र किया और फ्यूचर में क्या कुछ करना है इसका भी यहाँ पे जिक्र किया गया। तो 3 जो ये सबसे प्रमुख मुद्दे रहे और जो चौथी जो सबसे बड़ी बात रही वो ये रही कि पार्टी ने तय किया, चूंकि पार्टी जब भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है तो पार्टी पहले की जो कार्यकारिणी की बैठक में जो एजेंडे तय होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है और फिर आगे के रोड मैप पर चर्चा की जाती है कि आगे 1 साल का हम एजेंडा, हमारी राजनीतिक विचारधारा क्या होगी और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। एक रोड मैप और एक एजेंडा तय होता कि अगले साल में हम ये करना है। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि पिछली जो बैठक की जो बातें थी उसकी समीक्षा की गई और आगे के रोड मैप तय किए गए। और आगे के रोड मैप के लिए कहा गया कि अब तक 85% संगठन के लिहाज से 85% बूथ कमेटियां निर्धारित कर ली गई हैं। इसके अलावा जो है मन की बात की कमेटियां निर्धारित
निर्धारित कर ली गई हैं और जो है पन्ना प्रमुखों की कमेटियां निर्धारित की गई हैं। नीरज, और माना आज जा इस रहा है कार्यकारिणी बैठक में तमाम बड़े नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के 5 राज्य जिनमें चुनाव होने हैं, उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। क्या पीएम मोदी ने भी संबोधित किया इन्हें? देखिए, पीएम मोदी के संबोधन को माना जा रहा था कि 4 बजे के बाद कभी भी संबोधन उनका शुरू हो सकता है। फिलहाल अभी तक मेरी जानकारी संबोधन शुरू नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि अगले कुछ मिनट बाद संबोधन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इसके ठीक 2 मिनट पहले तक जो जानकारी थी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक को राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन में संबोधित कर रहे थे। तो फिलहाल जो जिन राज्यों में चुनाव है, खासकर सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने इसको संबोधित किया, प्रमोद सावंत ने संबोधित किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर पहले तक संबोधित कर रहे थे। माना यह जा रहा है कि जब ये लोग संबोधित कर लेंगे उसके बाद 4:15 यानी 4:15 के बाद किसी भी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को संबोधित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी खुद संबोधित करें इस पूरी बैठक को। लेकिन इन सभी मुख्यमंत्रियों का जो 5 राज्य चुनाव जिनमें होने वाले हैं, उनके मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है, उन सभी को बोलने का मौका दिया। ये भी इस लिहाज से बहुत जरूरी है नीरज कि उनके साथ बैठ के ये मंथन किया जाए कि आने वाले चुनाव में मैनिफेस्टो क्या रहेगा, एजेंडा पर क्या रहेगा और वोटर के सामने क्या लेके जाएंगे। देखिए, जिन राज्यों में चुनाव है उसमें जो प्रमुख लोग हैं सब लोग लगभग अपने राज्यों से जुड़े हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिजिकली आज इस बैठक में मौजूद हैं। बाकी पुष्कर सिंह धामी देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रमोद सावंत गोवा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। बाकी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल से जुड़े हुए हैं। पंजाब में चूंकि इनकी सरकार नहीं, तो पंजाब के जो नेता हैं वो भी पंजाब से जुड़े हुए हैं। तो आज यहाँ की जो बैठक में है वो योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ को मौका दिया गया, उन्होंने बाकायदा राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने के बाद उन्होंने अपनी किए गए कार्यों की चर्चा की और ये भी तय किया कि हम आगे क्या क्या करना है। उन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल एजेंडे पर चर्चा करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने बहुत सारे काम किए। राज्य सरकार के उन्होंने कामों को गिनाया और ये माना अपनी कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने उन्होंने इस बात को रखा कि हम अपने काम के दम पर फिर से एक बार जनता के बीच में जाएंगे और उनसे जनता से समर्थन मांगेंगे ताकि 2022 के चुनाव में वो हमें पीएम मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहेंगे वो अपडेट्स लेकर भी हम वापस लौटेंगे आपके पास भी और अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल का मामला गर्म हो गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिवाली के दिन एक युवक बिरयानी दुकानदार को धमकी दे रहा है और गाली गलौज करता भी नजर आ रहा है। वायरल हुए इस वीडियो में कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और सर्वेलेंस के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। आरोपी की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मस्जिद है क्या ये? लोग नीचे आया तो एक ही था, मोबाइल था उसके हाथ में, वीडियो बनाते हुए आ रहा था और बोला क्या थे, भाई तुमने दुकान की खोल रखी है, किससे परमिशन ली है? कहने लगा, गाली गलौज करने लगा, बोला मुस्लिम एरिया है ये या हिंदू एरिया, ये ऐसी बातें करने लगा और बाकी भगाया था। गाली भी बहुत दी उन्होंने, बोला जामा मस्जिद के आगे सुअर काटूंगा तो कैसा लगेगा, ये बातें कहने लगा। अभी तो कार्रवाई तो चल रही है, पुलिस वालों ने जैसे बड़ाई थाने से 6-7 भी कह जाए कि 3-4 दिन में हम इसे पकड़ लेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज चल रही है उसे पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं। सीधा आपको वहीं लिए चलेंगे और दिल्ली में आज ये कार्यकारिणी बैठक चल रही है बीजेपी की। 5 राज्यों में चुनाव होने उससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी का मंथन चल रहा है। तमाम बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और पीएम मोदी का संबोधन भी अब शुरू हो चुका है। इससे पहले जो 5 राज्य जिनमें चुनाव होने वाले हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बोलने का मौका दिया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुबह यहां पर बैठक को संबोधित किया था। वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि आर्यन खान को एसआईटी ने सम्मन भेजा है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज ही आर्यन को पूछताछ के लिए बुलाया है और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि क्रूज ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान को एनसीबी की जो एसआईटी गठित की गई थी उसने आज ही पूछताछ के लिए सम्मन भेज दिया है। सूरज ओझा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। सूरज, क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास इससे जुड़े हुए? जिस तरह के 6 मामले दिल्ली से जो गठित एसआईटी है, दिल्ली एनसीबी द्वारा गठित जांच कर रही है, उसी जांच का एक हिस्सा है
कि इन 6 के 6 मामले में जितने भी आरोपी हैं सबको बुलाकर पूछताछ की जाए। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आर्यन खान समेत जितने भी आरोपी क्रूज ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए थे सबको बुलाया जाएगा। उसमें से आर्यन खान को आज बुलाया गया था। साथ ही महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, जल्द ही बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 मामलों में जितने आरोपी हैं, जितने गवाह हैं, सबको बुलाकर एक बार से फिर से पूछताछ की जाएगी। कल के दिन एनसीबी की टीम दोबारा से कॉर्डेलिया क्रूज पर गई थी। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया कि छापेमारी कैसे और किस तरह से की गई थी। तो तमाम चीजों की जांच अब एसआईटी ने शुरू कर दी। जी बिल्कुल, एसआईटी ने अब जांच शुरू कर दी है सूरज, और आप बता रहे हैं कि आर्यन खान को आज ही शामिल होने के लिए कहा गया था इस पूछताछ में। तो क्या मतलब है इसका कि आज ही आर्यन खान वहां पहुंच गए पूछताछ के लिए। लेकिन इसके बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि नवाब मलिक के जो दामाद हैं समीर खान, उनको भी पूछताछ के लिए सम्मन दिया है। और सूरज ओझा अभी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि समीर खान को भी पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया है। और हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े इस खबर के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रौनक, नवाब मलिक के दामाद को भी सम्मन किया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह की जानकारी सूरज दे रहे थे, निश्चित तौर पर एसआईटी जो है, जब से एसआईटी का गठन हुआ उसके बाद से ही एसआईटी इस पूरे मामले में हरकत में दिख रही है। और निश्चित तौर पर हर पहलू की जांच जो है, जितने मामलों की जांच एसआईटी कर रही है, करीबन 6 मामले, उन सभी मामलों के जो किरदार है और जो लोग हैं जिनसे वो पूछताछ करना चाहती है, ऐसे सभी लोगों को समन्स कर एक एक कर बुलाकर उनसे पूछताछ जो है वो करने की कोशिश एनसीबी कर रही है। इसी कड़ी में आज आर्यन खान को जो है वो समन किया गया है। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि अरबाज मर्चेंट को भी समन कर एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन फिलहाल ये दोनों भी एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंचे, इस तरह की भी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। दूसरी बात जो सूरज ने बताई कि समीर खान जो नवाब मलिक के दामाद है, उन्हें भी आने वाले वक्त में समन कर बुलाया जा सकता है। जी मुझे ये बताइए रौनक कि इस पूरे मामले में जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वो और भी तेज हो जाएगी। नवाब मलिक के दामाद को समन किया गया है एसआईटी ने, जैसे उन्होंने काम शुरू किया। जी निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगता रहेगा। लगातार मीडिया के जरिए वैसे भी दोनों तरफ से लगातार आरोप प्रत्यारोप इस क्रूज ड्रग्स मामले को लेकर लगातार होते रह रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि नवाब मलिक लगातार जो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उन पर अपना निशाना जो है वो रोजाना साधते दिखाई दे रहे हैं। आज भी कई बड़े आरोप जो है वो नवाब मलिक की तरफ से लगाए गए। मुख्य तौर पर जो बीजेपी के नेता है मोहित खंबोज, उनको इस पूरे क्रूज ड्रग्स कॉर्डेलिया मामले का मास्टरमाइंड बताकर एक बड़ा आरोप नवाब मलिक की तरफ से लगाया गया है। तो राजनीतिक तौर पर भी अगर इसे देखें तो आरोप प्रत्यारोप आने वाले दिनों में भी लगते रहेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल रौनक, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जैसा कि रौनक कह रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पक्षों के बीच चल रहे हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने एक सुनील पाटिल का नाम लिया था ड्रग्स केस में, उन्हें मास्टरमाइंड बताया था। वो सुनील पाटिल ड्रग्स केस में चर्चा का विषय अब बने हुए हैं। उनसे एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने एक एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने खिलाफ आरोपों को लेकर क्या बोले सुनील पाटिल, सुनिए इस खास बातचीत में। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले का मास्टरमाइंड सुनील पाटिल है, ये गंभीर आरोप मोहित खंबोज की ओर से लगाया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ खुद सुनील पाटिल है। सुनील पाटिल जी, आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। मेरा पहला सवाल, आपको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, आपका इस मामले से क्या लेना देना है? या तो एक पहली बात तो मैं मास्टरमाइंड हूँ नहीं, और मेरा लेना देना इस मामले से इतना है कि 1 तारीख को मनीष भानुशाली, मैं और किरण गोसावी वहाँ पे एक ऑल ईलोगे होटल में रुके थे। कहाँ पे, ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में। मनीष भानुशाली मेरा पुराना दोस्त था, तो वहाँ रुके हुए थे। तो पहले मुझे शाम को 4 बजे धवल भानुशाली, जो मनीष भानुशाली के खास दोस्त है, उनका फोन आया कि बोलते नीरज यादव करके, धवल भानुशाली और नीरज यादव करके। नीरज यादव कौन है? नीरज यादव ये जो पहली टिप देने वाला। नीरज यादव ने धवल को 4 बजे कहा कि क्रूज पार्टी हो रही है बॉम्बे में, बहुत बड़ा गेम है, आप करते हो क्या? तो मैंने बोला मैंने मना कर दिया। तो क्या आपका कहना क्या है, मतलब इस मामले में सैम ने पूरी तरीके से ये खेल रचा है, आपका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है? मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना है कि मैंने और सैम, किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, जो किरण गोसावी को मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ, उसका मेरा जस्ट 15-20 दिन का जान पहचान है। उससे पहले मैंने देखा था, वो मेरे एक फ्रेंड का भाई है, तो उसके थ्रू एक बार मिला था। बाद में मुझे 20-22 तारीख को अहमदाबाद आके मिला। तो मेरी 20-22 को उतनी ही मीटिंग है किरण गोसावी की, मैं उतना ही जानता हूँ। उससे पहले कभी मेरी लाइफ में था भी नहीं हो।
लेकिन ये जो बात सामने निकल कर आई कि 18 करोड़ रुपए की उगाही पूजा ददलानी से इन लोगों की मीटिंग है, उस मामले में आपको क्या जानकारी है? ये लोग सब साथ में थे ना, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, किरण गोसावी, वो दिन एनसीबी के ऑफिस से कंटिन्यू साथ में ही थे ना। मुझे दो तारीख को जब पता चला कि इन्होंने रेड की, मेरे को जगाया गया होटल से, धवल का फोन आया था 10 साढ़े 10 बजे कि आप उठो, ये काम हो गया उनका। तो मैं उठ के देखा, टीवी चैनल देख रहा था, तो मैं जस्ट उनको पूछा। फिर सैम ने मुझे बोला कि वो तो मैं तो ऑलरेडी नंबर तो दे चुका था, इनका कांटेक्ट तो पहले ही करा चुका था। फिर मनीष भानुशाली लगा कि शाहरुख का लड़का है। कि क्या ये पूरा पैसा क्या एनसीबी के अधिकारियों से सैम का पहले से ये था, क्या उन तक पैसे पहुंचाते थे, और क्या समीर वानखेड़े का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है? सैमुअल डिसूजा का कहने के 4 महीना पहले जब उसने कहा था, तो ही मैंने सैमुअल डिसूजा के कहा ना कि मैं 25 लाख लेके छूट गया हूँ। कोई ड्रग केस में फंसा था तो 25 लाख ले, तभी मैंने इन सैमुअल डिसूजा से कांटेक्ट करके इनका कांटेक्ट करा कि इनका अच्छा भाई तुम्हारा काम करवा लो। ये भी है कि आप ट्रांसफर पोस्टिंग का काम महाराष्ट्र में कराते हैं, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के लिए अनिल देशमुख से आपके संबंध है, उनके बेटे ऋषिकेश से आपके संबंध है? पहली बात तो मैं ऋषिकेश देशमुख से मेरा आज तक हाय बाय नहीं है, हाय बाय भी उससे नहीं है, हाय हेलो भी नहीं है, मेरा उससे कोई कांटेक्ट एक पैसे का नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पे आरोप लगा है कि नवाब मलिक जहाँ मैं रुकता था ललित होटल में आते थे, उनकी शक्ल मैंने आज फर्स्ट टाइम देखी। रूबरू में कभी मिला नहीं उनसे, नवाब मलिक जी से। एनसीपी के कार्यकर्ता है? मैं 2016 तक था एनसीपी, 99 से 2016-17 तक एनसीपी का कार्यकर्ता था। उसके बाद मैंने राजनीति से हट गया हूँ मैं, तो मेरा क्या संबंध उनसे? खाली ये जो मनीष भानुशाली जो लेके जाते थे बीजेपी के लीडरों के पास मेरे काम के लिए, लोग मिलाते थे, उतना ही संबंध है मेरा। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या समीर वानखेड़े इस मामले में वसूली का काम करते थे सैम डिसूजा के साथ मिलकर? जब सैम डिसूजा ने 4 महीना पहले पैसा दिया है, वो खुद एग्री करता है, तो अब सैम से ही पूछो, उसका हो सकता है तभी तो उसने पैसे देके छूटा हो 4 महीना पहले जून में। बीपी न्यूज से तो कुल मिलाकर इन पर लग रहे सभी आरोपों को नकारते यहाँ पर सुनील पाटिल दिख रहे हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा और केपी गोसावी ने ही ये पूरी डील रची थी। हालांकि समीर वानखेड़े का इसमें कितना इन्वॉल्वमेंट है इस बारे में वो ज्यादा कहने के लिए तैयार नहीं है, इसकी जानकारी सैम डिसूजा दे सकते हैं, ऐसा सुनील पाटिल का कहना है। कैमरा पर्सन कृष्णा खापरे के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। तो पाटिल से ये एक्सक्लूसिव बातचीत की एबीपी न्यूज ने। लेकिन क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के जो मंत्री हैं और एनसीपी के नेता नवाब मलिक और बीजेपी नेता मोहित कंबोज के बीच वार पलटवार लगातार जारी है। आज एक बार फिर नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रूज ड्रग्स केस से जुड़े कई बड़े दावे किए। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज ड्रग्स केस का पूरा मामला किडनैपिंग और वसूली से जुड़ा हुआ है और इसका मास्टरमाइंड मोहित कंबोज है। मोहित ने पलटवार करते हुए कहा कि काशिफ खान इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में बार बार ये बात आई कि आर्यन खान को वो स्वयं उस क्रूज पे कोई टिकट निकाल के नहीं गया, उसे प्रतीक गाबा और आमिर फर्नीचर वाला के जरिए वो वहाँ गया। मैं सीधे बताना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहाँ आर्यन खान को पहुँचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया, ये सच्चाई है। किडनैपिंग का मास्टरमाइंड है वो मोहित कंबोज है। उगाही के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। मोहित कंबोज के और वानखेड़े के अच्छे रिश्ते हैं। पिछले कुछ दिनों से उन्होंने एक दाढ़ी वाले का जिक्र किया था और मैंने बहुत इसके ऊपर किया था कि दाढ़ी वाला कौन है, किस मंत्री से दाढ़ी वाले के रिश्ते हैं, क्रूज की परमिशन से लेकर पार्टी से लेकर क्रूज की पार्टी से लेकर ऐसा दाढ़ी वाला कौन है। तो उन्होंने खुद ही महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख जी का नाम वो दाढ़ी वाले के साथ खोलकर खुलासा देश के आगे किया। उन्होंने बोला बार बार दाढ़ी वाला असलम शेख को पार्टी में बुलाता था,
मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, ऐसा कौन सा गठबंधन और उनका रिश्ता था कि एक ड्रग पेडलर और एक ड्रग माफिया और एक ड्रगिस्ट, जिसके ऊपर आरोप नवाब मलिक जी लगा रहे थे कि ड्रग का सबसे बड़ा किंगपिन कासिफ खान है, और उसका मियां असलम शेख के साथ भी इतना गहरा रिश्ता है कि उसको बार बार वो पार्टी में बुलाता था। तो जो मेरा आरोप था आज वो सिद्ध होता है कि महाराष्ट्र के मुंबई के कैबिनेट मंत्री जो इस पार्टी में इन्वॉल्व थे, उसकी सच्चाई नवाब मलिक जी ने खुद लोगों के आगे रखी। दोनों के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला यहीं तक सीमित नहीं है। नवाब मलिक ने एक गंभीर आरोप और लगाया है और कहा है कि मोहित कंबोज और समीर वानखेड़े मिलकर लोगों को फंसाने का काम करते हैं। लेकिन मोहित कंबोज ने नवाब मलिक के आरोपों को गलत बताया। मोहित कंबोज इस शहर में 12 होटल चलाता है। मोहित कंबोज अपने होटल चलाने के लिए बगल के होटलों पे वानखेड़े के जरिए कुणाल जानी नाम का एक होटेलियर है जो बास्किन नाम का होटल चलाता है, उसके बगल में ओपा नाम का एक होटल कंबोज ने खोला। और बास्किन जो पूरे शहर के क्रीम लोगों के लिए एक इटरी है, उसके मालिक के ऊपर फर्जी मामला बना दिया ताकि बास्किन बंद हो जाए। हमने कहा था कि कंबोज के और वानखेड़े के रिश्ते हैं। जल्दी इनकी मीटिंग की वीडियो रिलीज करेंगे, नसीब इनका अच्छा है। ये लड़ाई ड्रग फॉर मुंबई और ड्रग फ्री मुंबई, ड्रग फॉर नेशन और ड्रग फ्री नेशन। आप ड्रग फॉर नेशन, ड्रग फॉर मुंबई, हम ड्रग फ्री मुंबई और ड्रग फ्री नेशन के साथ हैं। अगर इसको आप हमको समीर वानखेड़े के साथ जोड़कर या नारकोटिक्स का प्रवक्ता समझते हैं तो यह आपका भूल है। आज तक जीवन में हमने ना समीर वानखेड़े की शक्ल देखी, ना उससे कोई लेना ना उससे कोई देना। आप हमेशा झूठे एलिगेशन लगाते, वीडियो की एलिगेशन लगाए, व्हाट्सएप के लगाए, फोन के लगाए, आज आपने मेरे पे लगा दिया कि इसका पूरा किंग पिन कॉन्स्पिरेसी मैंने रची। तो क्या 1 महीने से आप सो रहे थे? आज 30 दिन हो गया जब मैंने आप पे सुनील पाटिल का आपको पर्दाफाश कर दिया और पूरी राष्ट्रवादी पार्टी को मैंने ड्रग पेडलरों के साथ रिश्ते खुलासा कर दिया। कैसे गृह मंत्री मीटिंग करता था ड्रग पेडलरों के साथ, आपके क्या रिश्ते सुनील पाटिल के साथ, और ये क्या पार्टी चलती थी ललित होटल में जहां शराब शवाब कबाब और नवाब होते थे। तो आज आपकी बौखलाहट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली। और आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की तारीफ की जानी चाहिए और ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में सेवा की नई संस्कृति की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए ये संबोधन दिया आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। और एनडीएमसी सेंटर से जुड़ गए मेरे सहयोगी नीरज पांडे, चलिए सीधा चलते हैं उनके पास। नीरज, पीएम के संबोधन में साफ था कि कार्यकर्ताओं की खूब जमकर उन्होंने तारीफ की है, खासतौर पर कोरोना काल में जिस तरह से सेवा भाव उन्होंने दिखाया उसको लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी ऐसे मौके पर बोलते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं का, पार्टी का मनोबल ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। कोरोना काल के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन नाम से एक कार्यक्रम चलाया जिसमें उन्होंने वॉलंटियर तैयार किए भारतीय जनता पार्टी के, और ऐसे 10 लाख वॉलंटियर्स पूरे देश में अलग अलग गाँव में, खासकर ये कहा गया कि एक बूथ पर कम से कम 2 वॉलंटियर खड़े किए ताकि गाँव में बाकायदा उनको चिकित्सीय ट्रेनिंग भी दी गई ताकि गाँव में जब भी किसी को जरूरत पड़े या कहीं भी कोरोना काल में किसी को जरूरत पड़े तो उनके वॉलंटियर्स उनकी सेवा कर सके, उनके काम आ सके, उनके लिए मदद कर सके। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा सेवा ही पूजा है और इससे एक नई संस्कृति का इजाद हुआ है, नई संस्कृति शुरू हो गई है कि सेवा की संस्कृति शुरू हुई है। और इसीलिए उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बाकायदा इसके लिए बधाई दिया, धन्यवाद दिया और कहा कि ये इस संस्कृति के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने कोरोना के समय में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ रुकना नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा, आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, लगातार नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये मंत्र दिया कि ये भी यहाँ से रुकना नहीं है, यहाँ से भी और आगे चलना है, अभी काम करते रहना, क्योंकि सेवा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों के दिलों में राज कर सकते हैं, बार बार लोगों
तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और देखिए, ये इस बैठक में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो निकल कर जा रहे हैं, इसके अलावा दूसरे जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है बैठक अब खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन के साथ ही इस बैठक को समाप्त कर दिया गया। अब सभी नेता निकल रहे हैं। अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकलेंगे। नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा, ये डिटेल से थोड़ी देर बाद भूपेंद्र यादव जब आएंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो मीडिया को बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने किन किन विषयों पर बात की। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, चूंकि 5 राज्यों का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि एक ही जरिया है, एक ही रास्ता है कि लोगों तक आप पहुंच सकते हैं। रुकने और थमने का समय बिल्कुल नहीं है बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास, क्योंकि 5 राज्यों में अभी चुनाव होने बाकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।